हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ये टॉपिक हमने पूरा आपको करा दिया था, ठीक है। और अब हमें आज करना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट हमको आज स्टार्ट करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया था आपने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे बेटा आपने भी कोई बैटरी ली मार्केट में। कल आपने मैंने बताया आपको कि अगर आपने मार्केट में बैटरी ले ली, मान लो 3 वोल्ट की आप बैटरी लेकर के गए, ठीक है ना। 3 वोल्ट की बैटरी लेके गए, तो जैसे ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वाइब्रेट होते रहेंगे जब तक इनको कोई चलाएगा नहीं। और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपको कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। और वो प्रेशर कौन प्रोवाइड करेगी, बैटरी। बैटरी के लगाते ही बेटा ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और इन सबको क्या मिल जाएगी, एनर्जी। क्या मिल जाएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हो कि बैटरी ने इस पूरे चार्ज, इसके अंदर मान लो कितने चार्ज बैठा हुआ है, क्यू चार्ज बैठा हुआ है। कितना चार्ज बैठा हुआ है, क्यू चार्ज। बैटरी ने क्या किया, इस पूरे के पूरे चार्ज पर काम किया। कितना काम किया, डब्लू। तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए कि अगर क्यू चार्ज पर कितना काम किया गया है, डब्लू, यानी कि डब्लू एनर्जी दी गई है, क्योंकि वर्क इक्वल टू एनर्जी। अगर क्यू चार्ज डब्लू एनर्जी लेता है तो एक चार्ज, यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी लेगा, डब्लू बाई क्यू, डब्लू बाई क्यू। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एनर्जी पर यूनिट चार्ज कह लो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यही होता है वी। वी मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज कह लो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज कह लो। मतलब यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है, +1 कूलाम। यूनिट चार्ज का मतलब होता है +1 कूलाम। 1 कूलाम पे आपने कितना काम किया, इस बात को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए इसका, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां से W इक्वल टू कितना आता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी। अच्छा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है। जैसे मान लो बेटा आपके पेपर में मार्क्स 0 से आते हैं, तो आपके मार्क्स मान लो आ गए कितने, 40। तो मैं बोलूंगा बेटा आपके टोटल मार्क्स कितने आए, तो आप बोलोगे सर 40 मार्क्स। मार्क्स इक्वल टू कितना, 40। अब मैं बोलूंगा कि बेस लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से आपके फाइनल मार्क्स कितने हैं, 40। इनिशियल मार्क्स कितने हैं, 0। डिफरेंस कितने का है, यदि आप बात करोगे तो डिफरेंस कितने का है, 40 का है। तो इसको यहां पर अगर आप 40 के नजर पे देखोगे तो ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल। क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल। और अगर आप डिफरेंस के तौर पे देखोगे तो ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। कल मैंने पढ़ाया था आपको आप लोग की बैटरी लेके आते हो मार्केट से, एक बैटरी लेकर के आ गए आप मार्केट से, कोई बैटरी ले आए। ये बेटा प्लस है, प्लस मतलब हाई पोटेंशियल पॉजिटिव यानी एनोड, और माइनस मतलब कैथोड। और आपकी बैटरी में लिखा हुआ है 3 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है, 3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 वोल्ट है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। तो यदि आप इसके बात करोगे पॉजिटिव टर्मिनल की, तो इस पर कितना वोल्टेज होगा, 3 वोल्ट। और इस पे कितना होगा, हाँ बहुत लोग यही समझते हैं कि -3, मगर कितना होगा, 0। क्योंकि अगर आप +3 और इसको -3 लोगे तो डिफरेंस 6 का हो जाएगा। क्योंकि +3 और -3 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है बोलो, 6 का। नहीं होता क्या, क्योंकि बीच में 0 आता है।
तो यहां तक भी 3 और यहां तक भी 3, तो 3 और 3 6 का हो जाएगा। बट यहाँ पे 3 वोल्ट होता है और यहाँ पे कितना होता है 0 वोल्ट। तो अब यहाँ दोनों के बीच में यदि आप देखेंगे वोल्टेज, तो कितने का वोल्टेज बनेगा बेटा? वोल्टेज यहाँ पे कितने का बनेगा? 3 वोल्ट का। कितने का वोल्टेज बनेगा? 3 वोल्ट का। यस, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, ऊपर ऊपर 0 नहीं हो सकता है। ऊपर 0 तब हो सकता है जब नीचे का आप -3 ले लें। देखिए, अगर आप नीचे -3 ले रहे हैं और ऊपर का क्या ले रहे हैं 0, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हाँ, 3 है। अभी भी कितने का है? 3 का ही है। अभी भी कितने का है? 3 का ही है। मतलब ये वाला हमेशा हाई में रहेगा और ये वाला हमेशा किस में? लो में रहेगा। समझ में आ गया? तो जो हाई पोटेंशियल प्लेट होती है उसको बड़ी प्लेट से शो करते हैं और छोटी प्लेट को माइनस से। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जब भी आप 15 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाते हैं तो बड़ी प्लेट का पोटेंशियल तो 15 होगा और छोटी प्लेट का कितना हो जाएगा 0। तो दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? 15 ही बनेगा। क्लियर? तो ये हो गई पोटेंशियल की बात। जो जो छोटा प्लेट रहेगी उसकी पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाता है और बड़े वाली प्लेट का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट अगला। तो V इक्वल टू WQ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट फ्लो। करंट फ्लो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि इज इट करंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बातें की थी हमने इसमें, आपको याद करिए। मैंने बहुत बातें की थी इसमें कि अगर आपके पास में ये कंडक्टर है और आपने यदि इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आपने बैटरी का प्लस लगाया, प्लस और माइनस, तो आपने कितने वोल्ट का लगाया? मान लो 5 वोल्ट। कितने वोल्ट का लगाया? 5 वोल्ट। तो जैसे ही 5 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो यहां पर हो गया प्लस और यहां पे हो गया माइनस। और इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया? 5 वोल्ट का। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया? मतलब कितने का वोल्टेज सेट हो गया? 5 वोल्ट का, क्योंकि आपने इसके अक्रॉस लगाया है तो इसको 5 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा। 5 वोल्ट का वोल्टेज क्या करेगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। वो एनर्जी किसको मिलेगी? चार्ज को। किसको मिलेगी? चार्ज को। और चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन माइनस 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 को क्या करता है? रिपेल करता है कि अट्रैक्ट करता है? रिपेल करेगा तो इसको धक्का देगा। और प्लस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पास में बुलाएगा। तो फाइनली क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना शुरू हो जाएंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। क्लियर? और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन जाएगी, करंट ली जाती है, वो बन जाएगी लेफ्ट टू राइट। तो जो करंट होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और जो करंट होगी आपकी वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो याद रखिएगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश करती है, मतलब इंटर करेगी। करंट हमेशा प्लस से निकलेगी, माइनस में जाएगी। बोलो, सब में करंट हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी। राइट? ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल इन एक्सटर्नल सर्किट। याद रखिएगा, करंट हमेशा हाई से लो। हाई मतलब ये वाली प्लेट और लो मतलब नेगेटिव प्लेट, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट हमेशा बाहर, सर्किट के बाहर प्लस से निकलेगी और माइनस में एंटर करेगी। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, मतलब यदि बैटरी आपकी लगी हुई है कहीं भी इस तरीके से, ये प्लस है ये माइनस है, तो 100% बच्चों का करंट जो होगी हाई पोटेंशियल से निकलेगी और लो पोटेंशियल में एंटर करेगी। क्लियर हो गया? यस। इलेक्ट्रॉन जस्ट इसका अपोजिट। अभी देखा ना आपने, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस से लेके प्लस। अब यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का दिखाऊं, यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाऊं तो किस तरीके से दिखा सकता हूं? ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेवल है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और करंट इधर आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर की ओर ट्रेवल करेंगे। यस, हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले भी देखा आपने, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो? हाई पोटेंशियल को ही पॉजिटिव बोलते हैं बेटा और इसको ही नेगेटिव बोलते हैं। अच्छा, आप ऐसे कह सकते हो। तो करंट देख लो, लिख लो इस बात को, जैसे आपने पूछा आप समझे। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट जो जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट। ओके, करंट जो जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है इन एक्सटर्नल सर्किट। अब ये क्यों बताना जरूरी था एक्सटर्नल सर्किट? जैसे ये प्लस है ये माइनस है, तो कोई समझे कि सर ने ये कहा था कि करंट हमेशा हाई यानी प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो बच्चा जो है अंदर की ओर करंट दौड़ा दे, ऐसा नो वे, नहीं बेटा गलत है ये, है ना। बाहर सर्किट की ओर, बेटा कंडक्टर बाहर है, कंडक्टर क्या है? बाहर है। तो बाहर जो होती है करंट ये चलती है कहां से कहां? हाई से लो, समझ गए ना। हाँ, अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अंदर खाली रखना है आपको। तो करंट जो होती है बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यस, एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां चलता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करेगा, ठीक है। प्रोटॉन की बात कर लो, प्रोटॉन जो हालांकि चलता नहीं है, चलो छोड़ो उसकी बात ही मत करो। चलो ये हो गया करंट की डायरेक्शन। अब आइए देखिए बच्चों करंट फ्लो कैसे होता है। अच्छा, ये बल्ब जलता कैसे, इस मैकेनिज्म को समझो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बल्ब जलता कैसे, इस मैकेनिज्म को आप समझो, ठीक है ना। करंट का काम क्या है, एक्चुअली करंट करती क्या है, करंट का काम क्या है पहले ये समझो। हाँ, करंट जो है वो चार्ज का फ्लो है, चार्ज का फ्लो, फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फ्लो तेज है, अगर फ्लो ज्यादा है इसका मतलब करंट ज्यादा है, और अगर फ्लो कम है ना, फ्लो कम है तो इसका मतलब करंट कम है। बिल्कुल वैसी जैसे एक तेज वाली नदी बहुत तेजी से चल रही होती है और एक स्लो वाली नदी जो बहुत आराम आराम से चल रही होती है, ठीक है ना। एक स्लो वाली नदी जो कि बहुत आराम आराम से चल रही होती है। अब आप इसको बड़े अच्छे से समझिएगा कि बल्ब जलता कैसे है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए आपके पास में ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको नेगेटिव बनाना जरूरी नहीं है, आप समझ चुके हैं आप, ठीक है बच्चों। कंडक्टर जनरली हम जो कंडक्टर यूज करते हैं कनेक्शन के लिए हमारे सर्किट में, वो कंडक्टर होता है बच्चों कॉपर वायर, कॉपर वायर। कोई भी चीज छूटे ना पाए, ध्यान से सुनिएगा। अब आप जैसे ही बेटा इसमें प्लस लगाते हैं और यहां माइनस लगाते हैं तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 वोल्ट की बैटरी के कारण यहां पर +5 सेट हो गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और यहां पे 0, कितना सेट हो गया? 0। और कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया बेटा, वोल्टेज कितने का हो गया? 5 वोल्ट का। कितने का? 5 वोल्ट का। बोलो यस और नो। अब इस 5 वोल्ट के कारण अंदर लालच डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप हो गया, एनर्जी अंदर मिल गई, और ये सब के सब इस लालच में चलना शुरू कर देंगे, बड़ी तेजी से रश करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? बोलो आ गई कि नहीं आ गई काइनेटिक एनर्जी? सबके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई भाई, क्योंकि सबके सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाओ। बेटा एक बहुत जोर का पानी बह करके आ रहा है, बहुत जोर का पानी बह करके आ रहा है, ठीक है। और आपने क्या किया, यहां पे बहुत जोर का पानी बह के आ रहा था, ठीक है ना, मतलब पानी के पास बहुत जोर की एनर्जी है। और आपने क्या किया, आपको इस पानी को थोड़ा सा स्लो करना था, आपने यहां पे बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर आपने यहां पे रख दिया, समझ गए।
बहुत बड़ा पत्थर आपने यहाँ पे रख दिया। कभी गए होगे किसी नेचुरल स्पॉट में घूमने के लिए, आपने देखा होगा कि बहुत तेज से पानी आता है और बीच में एक पत्थर रखा होता, तो आप यहाँ आराम से छिप करके या आराम से यहाँ पे बैठ करके पानी के मजे लेते हो, क्योंकि वो पानी आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है। भेड़ा घाट जैसी जगह, हाँ बहुत जगह है, तो यहाँ पर आप आकर के आराम से खेल कूद करते हो, क्योंकि पानी का फ्लो, इस पत्थर के आने से पानी का फ्लो बताओ कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? बिल्कुल सही, पानी का फ्लो जो हो गया यहाँ पे कम हो गया। मतलब बच्चों पहले यहां पे ऐसी, अब पानी की जगह क्या समझो बेटा? चार्ज। पानी की जगह क्या आ रहा था बेटा? चार्ज। अब ये चार्ज आ रहा था, ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पोटेंशियल, V इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आया? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मान लो मैंने बेटा एक चार्ज को पकड़ लिया, इसका पोटेंशियल मान लो यहाँ पे कितने वोल्ट है? 6 वोल्ट है। कितने वोल्ट है? 6 वोल्ट। मतलब देखना बेटा, V बराबर 6 वोल्ट। V बराबर कितने वोल्ट? 6 वोल्ट। कल मैंने बताया था 6 जूल, वोल्ट की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम। हाँ, 6 जूल पर कूलाम। मतलब बेटा हर कूलाम के पास जो एनर्जी है वो कितने जूल की है? 6 जूल की है। हर कूलाम के पास कितनी एनर्जी है? 6 जूल की। अब ये बेटा बताओ, पहले एनर्जी लेकर के चला था, जैसे ये रुकावट आएगी तो यहां पर जो एनर्जी लेकर के निकलेगा, ये 6 जूल की एनर्जी लेके निकलेगा या 6 जूल से कुछ कम की एनर्जी निकलेगी? बिल्कुल सही, 6 जूल से कुछ कम की। मान लिया मैंने ये 4 जूल की एनर्जी निकला, मतलब शुरुआत में जो चार्ज था, यूनिट चार्ज, उसके पास जो एनर्जी थी वो थी 6 जूल पर कूलाम, और उसके बाद में जब ये टकरा करके निकला तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 4 जूल पर कूलाम। बोलो यस और नो? हाँ, तो 2 जूल की एनर्जी यहां पर इसके अंदर डेसिपेट हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? 2 जूल की एनर्जी क्या हो गई इसके अंदर? डेसिपेट हो गई, ट्रांसफर नहीं हो गई बेटा, खर्च हो गई इसके अंदर। मतलब यही होता है बेटा, हाई एनर्जी लेकर के जाता है तो यहां पर 4-6 जूल पर कूलाम था और 2 जूल पर कूलाम हो गया, मतलब वेस्टेज कितने का हो गया? 2 जूल पर कूलाम का। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, किसी और फॉर्म में चली गई। हाँ, एब्जॉर्ब कर ली, है ना, पत्थर ने एब्जॉर्ब कर ली, वो यहाँ पे वेस्ट हो गई। तो बेटा ये देखो, शुरुआत में पोटेंशियल कितना था? 6 जूल पर कूलाम, V1। बाद का पोटेंशियल कितना हो गया? V2, 4 जूल पर कूलाम। अब पोटेंशियल में कमी आ गई है, तो कितनी कमी आई? 2 जूल पर कूलाम। बेटा इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप। और इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में ये जो पत्थर दिख रहा है माय डियर, इस पत्थर को बोलते हैं रुकावट, और इस रुकावट को आप बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? हाँ, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का बेटा एक ही काम है, वोल्टेज ड्रॉप करना। वोल्टेज क्या करना? ड्रॉप। पहले हाई वोल्टेज था और जैसे ड्रॉप होगा तो थोड़ा सा लो वोल्टेज आ जाएगा। तो देखो बेटा, जैसे ही आपके पास में एक मेटेलिक वायर है, अब ये वायर है, फिजिकली डायग्राम को हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वायर है, ये वायर में 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये वायर में 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 5 वोल्ट की बैटरी में बेटा करंट जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेट हो जाएगा। करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेट हो गया। अब देखो यहां पर वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है? यहां पर वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। अब इसको मैं, इस डायग्राम को मैं आपको बना रहा हूं अलग अलग तरीके से। देखिए, इसको मैं इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना रहा हूं, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। देखिए, आपने बैटरी लगाई बेटा, ये बैटरी है आपके पास में। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए चाहे तो आप बटन लगा दो कि, ये बेटा जब तक ये डॉट लगा है तो ये ऑन है, और ये है मतलब ऑफ, स्विच ऑफ, सर स्विच बंद। और ये क्या है बेटा? ऑन है। क्या है बेटा? ये ऑन है। देखो ध्यान दो यहां पे, तो ये बेटा यहां पर कंडक्टर,
यहां पर ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो क्या करेगा, कंडक्टर के अंदर जब करंट जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जैसे यहां पे रुकावट हो रही थी, ऐसे इसके अंदर हाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको कैसे शो करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस से। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कैसे शो करते हैं, रेजिस्टेंस से। ये 5 वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट। समझ में आ गया, ये 5 वोल्ट है और ये करंट यहां से जा रही है। चलो और समझो बच्चों, थोड़ा सा और मैं बताता हूं। देखिए आप कनेक्शंस देखिए, ये आपके पास में आपने बैटरी ले ली है। ये कितनी ले ली है, बैटरी। मान लीजिए आपने 5 वोल्ट की बैटरी ले ली है। थोड़ा सा समझिएगा। अब इसके बाद आपने यहां पर 5 बल्ब लगाए हैं, 1 2, ये तीसरा बल्ब, ये चौथा बल्ब और ये 5वां बल्ब। बेटा 5 बल्ब ले लिए, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब मान लो बेटा यहां पे करंट जा रही है, यहां पे क्या जा रही है, करंट जा रही है। यहाँ पे आई करंट जा रही है। फिलहाल मैंने आपको बेटा 1 एम्पियर की करंट ले ली है। कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की। सो आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। देखो कैसे काम करता है सिस्टम, बड़े अच्छे से समझना। बेटा आपने टोटल कितने का वोल्टेज लगाया है, 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो 5 वोल्ट के कारण करंट सेट हो गई बेटा। अब देखो 5 वोल्ट में जैसे करंट इसमें जाएगी, पहले बेटा 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट में ये अपने अंदर रुकावट, देखना डायग्राम बना रहा हूं साथ में रुकावट का। ये पहली रुकावट, ये दूसरी रुकावट, ये तीसरी रुकावट, ये चौथी और ये 5वीं। मतलब बेटा जो भी आप एलिमेंट लगा रहे हो, एक्चुअली उसका काम करंट को रोकना है, उसका काम फ्लो को रोकना है। क्यों, क्योंकि जब फ्लो रुकेगा, जैसे ही फ्लो रुकेगा तभी उसको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मिलेगी। क्या मिलेगी, वोल्टेज। तो देखो जैसे ये अपने पास में गया बेटा यहां पे, तो अपने पास में ये 5 था, 5 में बेटा इसने खुद के लिए कितना वोल्ट मांग लिया, 1 वोल्ट। कितना वोल्ट बेटा, 1 वोल्ट। समझ में आ गया। ये 1 वोल्ट वो बैटरी, वो जो बल्ब है वो 1 वोल्ट वो खुद खाएगा, चलो कंज्यूम करेगा, बिल्कुल सही। उससे वो जलेगा, ग्लो हो जाएगा। बच्चों 5 था, एक इसने खा लिया, बचा कितना, 4। 4 में 1 वोल्ट ये ले लेगा, अब कितना बचा, 3। 3 में 1 वोल्ट ये ले लिया, अब कितना बचा, 2। ये 1 वोल्ट ले लिया, अब कितना बचा, 1 वोल्ट। बोलो 5 के पांचों वोल्ट कंज्यूम हो गए। मतलब आपने 5 वोल्ट लगाया और पांचों ने मिलकर के 1-1 वोल्ट खा लिया और सबके सब जल रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं। समझ में आया। तो ये जो एनर्जी होती है, यहां पर जो वोल्टेज होता है, ये इसको यहां वोल्टेज सबको मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज इस तरीके से हम लिखते हैं, देखो इसमें भाषा में कैसे लिखेंगे, ये वही बल्ब है बेटा, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस 1, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस 2, R3, R4, R5। ठीक है बेटा। यहां पे हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 वोल्ट की। चलो बोलो फर्स्ट फर्स्ट वोल्टेज, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पे कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, V1 बराबर 1 वोल्ट। कितना हुआ बेटा ड्रॉप, हाँ बताओ। सेकंड में कितना ड्रॉप हुआ, V2 बराबर 1 वोल्ट। अगले में V3 इक्वल टू 1 वोल्ट, अगले में V4 इक्वल टू 1 वोल्ट और V5 इक्वल टू 1 वोल्ट। समझ में आया। तो इस तरीके से आपके जो 5 के 5 वोल्ट होते हैं, खाया पिया पचाया, इस तरीके से यूज हो जाते हैं। देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपने गलत सवाल पूछा। इन्होंने ये कहा कि सर आप 3 वोल्ट की बैटरी देंगे और ऊपर 5 वोल्ट का डेसिपेशन हो जाएगा क्या, नेवर, कभी नहीं। अरे भैया आप 3 वोल्ट दे रहे हैं, 3 वोल्ट आप दे रहे हैं और तो ऊपर 5 वोल्ट कैसे मिल जाएगा, आप इनपुट ही 3 वोल्ट दे रहे हो, तो जो बंटवारा होगा बेटा वो 3 वोल्ट में ही होगा। नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो तो फिर तो अच्छी बात है भाई। नहीं देखिए आप लोग गलत सवाल ही कर रहे हैं। बेटा जो भी लगाओगे, मेरी बात सुनो, आप जो भी लगाओगे वही बटेगा। आप इनपुट दोगे, आप यहां पर 100 रुपए दे रहे हो किसी को और ऊपर चाहे 10 खाने वाले हो चाहे 5 खाने वाले हो, मगर हिसाब कितना आएगा टोटल का, 100 रुपए ही तो आएगा ना। क्योंकि आप दे कितना रहे हो,
100। तो बैटरी आपके पास है ना, तो आप जो वोल्टेज अप्लाई करोगे उसी में बंटवारा होगा। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी ऊपर का वोल्टेज लगाए हुए वोल्टेज से ज्यादा मिल नहीं सकता है, क्योंकि जो लगाओगे उसी में तो बटेगा। चलिए, ये हो गई बात। तो यहां पर देखिए, आइए डायग्राम को, यहां पर आपने देखिए, देखो बच्चों ध्यान से, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, ठीक है ना, समझो इसको, अच्छी चीज है। ये 10 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ पे लगाई है। फिर क्या क्या हो रहा है देखो, ये 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी। 10 वोल्ट की बैटरी, ये वाला टर्मिनल प्लस है, ये वाला टर्मिनल माइनस है। देखो इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट की डायरेक्शन है, ये देखो ग्रीन कलर में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। हाँ, अब ध्यान से देखो, दो बल्ब लगे हुए हैं बेटा, करंट इसके अंदर जाएगी मतलब फ्लो जाएगा, एनर्जी का, चार्ज का फ्लो, बोलो हाँ है ना। चार्ज के फ्लो में से 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट, बोलो ये खा लेगा कि नहीं खा लेगा, बोलो। अरे लगाए कितना थे भैया, अरे बोलो गूंगो, 10 वोल्ट लगाए थे। कितना वोल्टेज लगाए थे, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट गया तो पहले वाले ने कितना खा लिया, 5, और दूसरे वाले ने कितना खा लिया, 5 वोल्ट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से 5 वोल्ट इसके पास गया, मतलब ये वाला बल्ब 5 वोल्ट से जलेगा, और ये वाला बल्ब भी कितने से जलेगा, 5 वोल्ट से, और ये करंट वापस सर्किट को पहुंच जाएगी, और इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? हाँ देखिए, करंट का फ्लो कहाँ है, ये रेड कलर वाला, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आउटसाइड द सर्किट, ये जो एरो है करंट का फ्लो है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इधर, ये ऊपर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये कौन हाथ कर रहा है टेबल पे, कौन कौन मूर्ख है ये, कौन गधेड़ा है ये, क्या कर रहे हो ये, तुम भी कर रहे हो? अरे बेटा ये हरकत मत करो बेटा, ठीक ना, है ना, पढ़ने में ध्यान दो, फिर ये सब बाद में, बेटा बाद में कर लेना ये सब। देखो बेटा, है ना, मैं अब ऑडियो भी बंद नहीं करता हूं कि तुम सामने आए चीजें देखो। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं बच्चों। देखो मैं जो तुमको बताया, अब बेटा आपने कितना वोल्टेज लगाया था, बोलो। हाँ ये देखो प्रिंस, जो तुम अभी कह रहे थे ज्यादा हो जाए कम हो जाए, आपने कितना वोल्टेज लगाया प्रिंस, 10 वोल्ट। अब ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक, देखो बेटा ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी, सी है बेटा। ए से लेकर के सी तक क्या बीच में कोई रुकावट दिखी है, नहीं दिखी। ए से लेकर के सी तक जो है आपके पास में कोई रुकावट आपको नहीं दिखी है, नहीं दिखी ना। तो ए से लेकर के सी तक, बेटा ये देखो, ए से लेकर के सी तक आप गए, यहां तक कोई रुकावट नहीं थी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इस पॉइंट पर वोल्टेज कितने वोल्ट है, तो बताओ कितना बोलोगे, 10 वोल्ट, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं आई है, किसी ने इसकी एनर्जी को खत्म नहीं किया है। बट जैसे आप सी से लेके डी पे पहुंचते हो, यहां पे 10 था, जैसे आप सी पे कितना था, 10 वोल्ट था, जैसे आप डी पर पहुंचे, बोलो कितना खर्च हो गया, 5 वोल्ट। देखो 10 का आधा, 10 का आधा कितना खर्च हो गया, 5 वोल्ट। बोलो यस और नो। हाँ अब फिर डी पे बोलो कितना वोल्टेज बचा, 5 वोल्ट। डी पर पोटेंशियल कितना है, 5। 5 से जैसे आप आगे बढ़े, ई से ई, फिर डी से लेके ई पे गए, तो देखो डी से लेके ई पे कोई ड्रॉप नहीं है, वैसे का वैसे है। 5 यहां पे है और 5 यहां पे बचा है, बोलो हाँ है ना। अब आगे देखो, यहां पर थे 5 का लेवल है यहाँ पे, जैसे ही आप ई से लेके एफ पे क्रॉस हुए, तो और कितना खर्च हो गया, 5। बोलो यस की नो, नहीं आया समझ में? भैया आप शुरू में 10 पे थे, तो ये 10 वोल्ट था, और ये वाला टर्मिनल बी है कितने वोल्ट, 0 वोल्ट। पढ़ाया था ना मैंने बैटरी में कि जब भी आपके पास 10 वोल्ट लिखते हो तो इसका मतलब होता है 10 माइनस 0, मतलब एक 10 पे है और एक कितने पे है, 0 पे है। तो जब 10 से 0 पे गए तो पहले कितना खर्च हुआ, 5, और फिर कितना खर्च हुआ, 5। तो ये 5 यहां पे गया और ये 5 यहां पे गया, बोलो पूरा 10 खर्च हो गया, है ना। मेरे को सॉम ये बताओ कि एफ पर कितना वोल्टेज होगा, हाँ एफ पर कितना पोटेंशियल होगा, एफ पर कितना होगा, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, 0। अरे भैया खर्च हो चुका ना, 5 इसने खा लिया, 5 इसने खा लिया, तो इधर पे कितना,
जीरो, इधर पे कितना जीरो, ये पूरी लाइन पे जीरो है क्योंकि बीच में कोई कंजम्पशन करने वाला है ही नहीं है। तो यहां तक कितने वोल्ट है, जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई काम करती है। अच्छा एक चीज है, आप यदि ये बोलो कि सर अगर ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो क्या हो जाएगा, बेटा ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो चीज में फॉल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉल्ट आ जाएगा। हाँ, फॉल्ट आ जाएगा। ब्लास्ट होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होने की सिचुएशन अलग होती है। फॉल्ट आ जाएगा। देखो क्या हुआ कि पिछले साल युवराज एक एलईडी लेकर के आया, लाइट एमिटिंग डायोड लेकर के आया, एलईडी, एलईडी। जैसे हम लोग की आदत होती है कि हम घर में सेल लेकर के आते हैं और सबसे पहले बल्ब जला करके सेल को चेक करते हैं, है ना? तो एलईडी लेकर के आया युवराज। अब एलईडी का वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज युवराज को पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो एलईडी होती है उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। कितना होता है? 0.3 वोल्ट। समझ में आ गया? एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.3 वोल्ट। एक सेकंड बेटा देखिए, अब जैसे जो एलईडी हम लेकर के आए बेटा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो हम एलईडी जो लेकर के आते हैं बेटा वो थी कितने की, 1.2 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज था, 1.2 वोल्ट। ठीक है ना? मतलब रूल था कि आप इसमें 1.2 वोल्ट लगाइए। अब हमने क्या किया बेटा, एलईडी लेकर के आए और हमने 1.2 वोल्ट की जगह इसमें 1.5 वोल्ट लगा दिया। कितना लगा दिया? 1.5। तो ये एलईडी का एक तरीके से रेजिस्टेंस था और इसकी लिमिट थी खा पाने की 1.2 वोल्ट, और हमने कितना लगा दिया? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो देखो 1.5 वोल्ट मतलब हमने 0.3 वोल्ट एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो 0.3 वोल्ट एक्स्ट्रा के कारण ये एलईडी क्या हो गई, फॉल्ट हो गया इसमें, है ना? एलईडी ब्रेक हो गई। समझ गए ना? इस एलईडी में ब्रेक हो गया। फिर हमने क्या किया बच्चों, फिर इसको चलाने के लिए हमने क्या किया, फिर इसको चलाने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं एलईडी में। जैसे ये मान लीजिए आपके पास में एलईडी है, डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। ये आपके पास में एक एलईडी है, ये देखिए, ये एलईडी आपके पास में है। ये एलईडी इस तरीके की आती है, ठीक है ना? और अगर आप डायरेक्टली बैटरी का टर्मिनल इसमें 1.5 वोल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये एलईडी है ऐसी। अब देखिए इसमें यदि हमने यहाँ पे सीधे सीधे 1.5 वोल्ट का आप डायरेक्टली बैटरी दे दोगे इसको बेटा, तो ये फॉल्ट हो जाएगा। इसके अंदर का फिलामेंट होता है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है बेटा, एलईडी जलाने के लिए करना क्या है, एलईडी लाइए, ये एलईडी लेकर के आए हैं और इस एलईडी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस वायर आप और जोड़ दीजिए। इसमें एक हल्का सा रेजिस्टेंस खरीदिए मार्केट से 1 रुपए का, और इसमें कोई 1 किलो ओम या 2 किलो ओम का कोई भी रेजिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, और अब आपके दो टर्मिनल बनके तैयार हैं। अब देखिए, अब ये 1.5 वोल्ट जो पहले पूरा पूरा एलईडी को जा रहा था, अब 1.5 वोल्ट में थोड़ा सा वोल्टेज ये खा लेगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो इसने कितना खा लिया, 0.3 वोल्ट खा लिया। कितना खा लिया? 0.3। तो भैया 1.5 यहां से मिला और 1.5 में 0.3 रेजिस्टेंस ने खा लिया, तो माइनस करके बोलो कितना मिला, 1.2 वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा, 1.2 वोल्ट। अब अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा छोटा लगाया, जिसने 0.3 वोल्ट नहीं खाया, जिसने मान लो अगर रेजिस्टेंस ने 0.2 खाया, तो आगे कितना बढ़ेगा वोल्टेज बेटा, 1.3, सॉरी, कितना बढ़ेगा, 1.3। और एलईडी की जो रेटिंग है क्योंकि 1.2 है, तो फिर से ये 1.3 मिलेगा इसको एलईडी को। तो बताओ एलईडी चलेगी कि उड़ जाएगी? हाँ, फिर से ये उड़ जाएगी, फिर से फ्यूज हो जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉइंट पॉइंट की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें, कि कितने का रेजिस्टेंस आपको लगाना है। तो कभी भी आप मार्केट से एलईडी लेकर के आएंगे, डायरेक्टली उसको मत चेक करिए। अगर आपने डायरेक्टली चेक किया तो आपकी एलईडी खराब हो जाएगी। आप इसमें एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा जोड़िए और उसके बाद आप एलईडी चेक करिए, आपकी एलईडी समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमने एक थोड़ा सा एक्टिविटी आपको बताई समझने के लिए। अब आइए बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल की। बातें नहीं, इधर देखिए। अब इलेक्ट्रिक सिंबल्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सिंबल्स कैसे कैसे यूज करते हैं। भैया देखो वेदांत, यहाँ पे वेदांत तुम्हारी आवाज आ रही, 4 बार समझाने के बाद भी बेटा मूर्खों टाइप बात करते हो। इलेक्ट्रिक सिंबल्स,
आप देखिए, आपको अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े सर्किट होते हैं, आज जानते हैं आप लोग की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं। बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग बनती है तो बेटा उनके अंदर पावर सप्लाई, पावर वगैरह डिजाइन किया जाता है। बड़े बड़े कमरे होते हैं, है ना, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मान लो 10 माले की। अब 10 माले की बिल्डिंग है, तो यहाँ से नीचे यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से पावर लाइन जाएगी, फिर फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर के अंदर बेटा 50-30 कमरे, जैसे आपने देखे होंगे शॉपिंग मॉल में हजारों दुकानें होती हैं। तो बेटा ये अब इसका क्या होता है, इसका सर्किट डिजाइन होता है। क्या होता है? हाँ, सर्किट डिजाइन होता है। सर्किट डिजाइन के लिए ये नहीं कि पंखा लगा है ऊपर तो भैया डिजाइन करने वाला कहा कि चलो पंखा बना दो। ऐसा नहीं होता कि वो पंखा बनाएगा, कि यहां पर हमने एसी लगाया है तो वो एसी का डायग्राम बना रहा है कि चलो एसी। नहीं नहीं, इतना सब कुछ नहीं करते हैं। सर्किट को डिजाइन करने के लिए कुछ टेक्निक होती है, कुछ सिंबल होते हैं जिनका यूज करके हम सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो सिंबल्स आर कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब का सिंबल याद रखिए, ये रखिएगा। या तो आप सिंपल ऐसे ऐसे बना दो, या मोर बेटर आप इसको ऐसा घोर घेरा लगा दो। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है ये? इलेक्ट्रिक बल्ब। स्विच ऑन, ये देखो बेटा, ये स्विच ऑन है। स्विच ऑन मतलब बताओ बेटा, कनेक्शन क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज होगा, है ना? क्या बेटा? बेटा इसको ऑन बोलते हैं, ऑफ नहीं बोलते हैं। ऑन का मतलब ये होता है बेटा, ये देखो क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी कि कनेक्शन चालू है। समझ में आ गया? इसका हिंदी मतलब, क्लोज्ड का मतलब बंद से मत लीजिए, क्लोज्ड मतलब पैक है। क्लोज्ड मतलब पैक है। और ओपन मतलब ये जो डंडी है आपने इसको उठा दिया, अब ये स्विच क्या है? ओपन है। स्विच क्या है? ओपन है। अब ये स्विच ओपन है, इसको बोलते हैं ओपन स्विच। हाँ, ये क्लोज्ड स्विच है, इसी को क्लोज्ड स्विच बोलते हैं। और ये क्या है? ओपन स्विच। समझ में आ गया? ओपन स्विच का मतलब बोलो, ऑन या ऑफ? ऑफ। ओपन का मतलब ऑफ। हाँ, वायर कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, फिजिक्स में इस तरीके का वायर यूज करेंगे। ये सेल है बच्चों। बैटरी क्या होती? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलो देखो बैटरी बनाते हैं। आपके पास 1.5 वोल्ट का एक सेल है। 1.5 वोल्ट का क्या आपके पास में एक सेल है। आप बैटरी बना रहे हैं 3 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की। तो आप घर में भी कर सकते हैं। पहला सेल ले लो, दूसरा सेल ले लो। हाँ देखो 1.5 और ये भी 1.5। आंसर बोलो कितने वोल्ट का? 3 वोल्ट का। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, याद रखिएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। बट यदि आपने ये कर दिया प्लस माइनस, बोलो ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस, बताओ कितना वोल्टेज मिलेगा? 0 वोल्ट। अब बैटरी उल्टा एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। समझ गए? इसलिए सेल को कभी भी आप सामने सामने करके मत रखिए, आपके सेल खराब हो जाएंगे। समझ गए ना? जैसे आप टेबल में कभी छोड़ दिए और वो टकरा रहे हैं तो महसूस क्या होगा? गर्म होकर के कई बार खराब हो जाते हैं, है ना? हाँ, ड्रॉर वगैरह में ऐसे ना छोड़ें। सेल लीक बेटा, इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर ज्यादा मिल जाता है तो लीक हो जाते हैं सेल। ये हो गया। हाँ, ये हो गया, वायर हो गया, ये सेल की बात हो गई, ये बैटरी हो गई। बेटा ये देखो रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। वैसे तो बेटा हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, मगर काम के लिए कुछ रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा खरीद के बुलाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट में आप रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो आपके पास फिक्स वैल्यू के रेजिस्टेंस आएंगे, है ना? हाँ, 1.5, 10 किलो ओम। तो ऐसे आपको अलग अलग बैंड मिलेंगे, 1 2 3 4। आपने देखा होगा कोई चीज को तोड़ करके तो उसके अंदर इस तरीके से रेजिस्टेंस मिला करते हैं, है ना? तो इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे मान लो रेजिस्टेंस इस वाले का है 10 किलो ओम। रेजिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं? ओम में। ओम। रेजिस्टेंस का मतलब सीधी सीधी बात है, करंट के रास्ते में रुकावट देना। तो इसका काम केवल होता है रुकावट देना। और जब रुकावट देगा तो खुद के अंदर क्या खाएगा? वोल्टेज। क्या खाएगा? वोल्टेज। जैसे मान लो आपके पास बैटरी है 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। और आपको एक पानी की छोटी सी मोटर चलानी है। अब मोटर आप मार्केट से खरीद करके लाए हो। अब मोटर में लिखा है कि कृपया 3 वोल्ट से ज्यादा ना दें, 3 वोल्ट से ज्यादा ना दें, वोल्टेज ना दें इसको। बैटरी आपके पास 6 वोल्ट की ही है, तो अब 3 वोल्ट कैसे दें? तो आप क्या करोगे? यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दोगे। क्या लगा दो? एक रेजिस्टेंस। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस से, और यहां पे आपने मोटर लगा दी, ये मोटर लगा दी। हाँ,
अब जैसे ही करंट जाएगी बेटा, तो बताओ करंट यहाँ वोल्टेज लेके गई 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 जैसे ही यहां से करंट निकलेगी, बताओ ये वोल्टेज खाएगा कि नहीं खाएगा? ये मान लो कितना खा लिया, 3 वोल्ट। कितना खा लिया? तो 6 में से 3 खप गया, तो आगे कितना निकलेगा? 3 वोल्ट। तो इसको कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। अब बताओ ये खराब होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इसलिए रेजिस्टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो वोल्टेज को कम कर देता है। समझ में आ गया? और जिसको अगला एलिमेंट होता है उसको फायदा मिल जाता है। चलिए, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब बेटा एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मार्केट से खरीदे हुए रेजिस्टेंस को आप बदल नहीं सकते हो। अगर मान लो वो 100 ओम का है, तो 100 का ही यूज होगा। बट बेटा एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप बदल सकते हो, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। बेटा ये लैब में यूज होता है। किस में यूज होता है? लैब में। तो बदलने वाले रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं बेटा? इस तरीके से। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में, रिहोस्टेट। इसका दूसरा नाम है बेटा रिहोस्टेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रिहोस्टेट। अगला अगला बॉक्स आपको दिख रहा होगा बच्चों, ए बना हुआ है, ये आपने देखा भी होगा। आपके घर में अगर फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है या जहां पानी की मोटर लगी हुई है, वहां पर 2 घड़ियां बनी होंगी इस तरीके से। हाँ, एक एमीटर होगा और एक वोल्ट मीटर होगा। एक एमीटर यानी कि करंट नापने की डिवाइस को एमीटर बोलते हैं। दूसरा वोल्टेज नापता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। समझ में आया? और एक आपका बिजली का बिल नापता है, घर का मीटर। बिजली का बिल जो नापता है आजकल, इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर, उसको लिख लो, उसको बोलते हैं बेटा वॉट मीटर। क्या बोलते हैं उसको? वॉट मीटर या एनर्जी मीटर। ठीक है ना? आपका जो बिजली का बिल नापता है वो वॉट मीटर होता है ना? एमीटर और वोल्ट मीटर आपको बहुत यूज होते हैं, है ना? एमीटर करंट नापने का काम करता है। वोल्ट मीटर बेटा एसी डीसी दोनों में यूज होता है। ठीक है ना? क्या? एयर कंडीशनर में ना? हाँ, दोनों यूज होते हैं। ये हो गया। चलिए, अब ये हो चुका। अब इसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ की, है ना? ओम्स लॉ। चलिए, अगला कंसेप्ट आता है ओम्स लॉ। हम देखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने के पहले मैं आपको एक सिंपल सिचुएशन बता रहा हूं। यहां पर आपके पास में एक पहाड़ है। देखिए, यहां पे आपके पास में ओम्स लॉ को समझने के लिए समझो कि ये एक पहाड़ है। ये वही पहाड़ है जिसको आपने पानी के रास्ते में रखा था। अब मैं आपके सामने 2 सिचुएशन बता रहा हूं। पहली सिचुएशन फर्स्ट और दूसरी सिचुएशन सेकेंड। देखिए, पहली सिचुएशन में पानी का फ्लो जो था वो थोड़ा कम था। पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम है, मतलब पानी कम ढाल से आ रहा है। मतलब करंट छोटी है। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस आ रहे हैं। मान लीजिए करंट 3 एम्पियर है, क्योंकि फ्लो कम है तो करंट कम होगी। दूसरा, पानी इधर से आ रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा ऊपर से गिर रहा तो फ्लो तेज होगा। ठीक है ना? पानी ऊपर से आ रहा है। ठीक है? अब मुझे बताइए, मान लीजिए करंट यहाँ पे कितने एम्पियर है? 9 एम्पियर है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो पानी आ रहा है, यहां पर जो चार्जेस आ रहे हैं, सपोज लो पानी आ रहा है यहाँ पे, तो अब इसके बाद यहां से पानी निकल जाएगा फिर टकरा करके, और इसमें भी पानी निकल जाएगा टकरा करके। बट ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वोल्टेज किस में ड्रॉप होगा? पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में? नहीं आया समझ में? पहले वाले केस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा कि दूसरे वाले केस में? दूसरे वाले केस में। क्योंकि दूसरे वाले केस में जो पानी का फ्लो था वो तेज था, मतलब करंट ज्यादा थी, हाई थी। करंट ज्यादा थी मतलब पोटेंशियल हाई था, वी हाई था। तो मान लो यहां पे वी था 9 जूल पर कूलाम, 9 जूल पर कूलाम। और यहां पे वी था 4 जूल पर कूलाम, 4 जूल पर कूलाम। अब यहां पे क्योंकि फ्लो तेज है, पोटेंशियल ज्यादा है,
करंट ज्यादा है तो इसके अंदर ड्रॉप, क्योंकि ये रुकावट है और रुकावट जितनी जोर का पानी आएगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहां पर ड्रॉप ज्यादा होगा ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नीचे वाले में ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा। यस, समझ में आया? इसी को हम अब ओम्स लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप is directly proportional to current. Potential drop is directly proportional to current. समझो कैसे? ये एक रेजिस्टेंस है बेटा, मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं, समझना बड़े अच्छे से। ये एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का? 3 ओम का। अब मैं दो सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं। फिर से ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, अलग बना दिया हूं, कंफ्यूज मत हो, दोबारा बना देता हूं। ये 3 ओम का अगेन रेजिस्टेंस है। मैं आपको दो सप्लाई दे रहा हूं, एक में दे रहा हूं 5 एम्पियर और एक में दे रहा हूं 20 एम्पियर। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? कुछ ऐसा समझ सकते हो बेटा, ये एक उबड़ खाबड़ रास्ता है और ये तुम हो। एक सीन है कि तुम 5 एम्पियर की करंट लेकर के 5 एम्पियर की करंट के साथ छोटे फ्लो के साथ इसमें दौड़ते आए हो, दूसरा एक 20 एम्पियर की करंट के साथ जो है दौड़ते आए हो। मुझे बताओ इस रुकावट को ज्यादा वोल्टेज किसमें मिलेगा, जब तुम 5 का फ्लो लेके आए थे कि जब 20 का फ्लो लेके आए थे? बिल्कुल सही, जिस समय तुम 20 का फ्लो लेके आए थे उस समय इसमें ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो हाँ है ना? और जिस समय तुम 5 का फ्लो लेके आए थे उस समय इसमें ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब तुम्हारा पानी का फ्लो तेज था तो रुकावट वही थी दोनों केस में, मगर जब पानी का फ्लो तेज था तो इसने ज्यादा एनर्जी डेसिपेट करी, इसने ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप लिया। हो सकता है कि फ्लो इतना तेज हो कि इसको गिरा भी दे, एनर्जी इतनी खा ले कि इसको क्या करे? गिरा दे इसको, समझ गए? बट ये इसको गिरा ना पाए, है ना? मतलब इसमें कम ड्रॉप हुआ और इसमें क्या ड्रॉप हुआ? ज्यादा ड्रॉप हुआ। तो सिमिलरली अगर करंट ज्यादा होगी तो ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यदि आई ज्यादा होगा तो वी भी क्या होगा? ज्यादा। इस चीज को आप लिख सकते हो वी प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वी प्रोपोर्शनल टू आई यही कहलाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, वी प्रोपोर्शनल टू आई। बेटा वी प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट आएगा आर नाम का, वी इक्वल्स टू आर आई, वी इक्वल्स टू आर आई। हियर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R is a constant called resistance of the conductor। ठीक है, R is a constant called resistance of the conductor। चलिए तो पढ़ते हैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। ओम्स लॉ, ओम्स बेटा एक साइंटिस्ट थे, ये जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। जॉर्ज साइमन, नहीं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, जॉर्ज साइमन ओम। ओम इनका सरनेम था इसलिए इन्होंने ओम्स लॉ, ठीक है ना, इनका नाम पड़ गया। और रेजिस्टेंस की यूनिट भी इनके नाम पे ओम ही बोली गई। आर की जो यूनिट है बेटा आर, वी इक्वल्स टू आर आई। आपने देखा कि वी इक्वल्स टू आर आई, तो आर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? वी अपॉन आई। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वी की यूनिट होती है वोल्ट और आई की यूनिट होती है एम्पियर। तो पहले इसकी यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर थी, मगर ओम साहब के सम्मान में वोल्ट अपॉन एम्पियर का नाम क्या रख दिया गया? ओम। और ओम का सिंबल होता है बेटा ये। तो मान लो यदि कोई कंडक्टर है आपके पास में, उसका रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो आप ऐसे लिखते हो 10 ओम, या तो आप इसको लिखो 10 OHM, या ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 20 ओम है तो 20 ओम लिखिए। क्लियर है? अगर 10,000 ओम है तो 10,000 ओम लिखिए। और 10,000 ओम को क्या लिखते हैं? 10 किलो ओम, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है? 1000, है ना? अगर आपके पास में 0.001 ओम है तो इस तरीके से लिखिए, या इसको लिखेंगे 1/1000 ओम।
1/1000 ओम। और आप जानते हो कि 1/1000 को क्या बोलते हैं बच्चों? मिली। क्या बोलते हैं? मिलीलीटर, मिलीमीटर पढ़ते हो ना, तो इसको बोलते हैं मिली। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 मिली ओम। 1 मिली ओम। याद रखिएगा, स्मॉल एम का मतलब मिली होता है। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मिली। लिख लीजिए, स्मॉल एम का मतलब मिली होता है। मिली, मिली मतलब 10⁻³ और कैपिटल एम का मतलब होता है बच्चों मेगा। कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा। मेगा मतलब 10⁻⁶। तो अगर आपको कोई बोला है 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब 10⁻⁶ ओम, 10 लाख ओम। और अगर आपको बोला गया है 1 मिली ओम, तो ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। 1 मिली ओम मतलब 10⁻³ ओम, यानी कि 1/1000 ओम। 1/1000, या इसी को बोल सकते हो 0.001 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गई रेजिस्टेंस की रीडिंग, इस तरीके से होती है। आइए पढ़ते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है फॉर एन ओमिक रजिस्टर, ओमिक यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले रजिस्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा, ओम्स लॉ के अप्लाई होने के लिए आपको परिस्थितियों में बदलाव नहीं करना है। ये लाइन लिख दीजिएगा जरूर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ गया ऐसा मैंने क्यों बोला? मान लो बेटा आपके पास में कोई तार है, ये वायर है, और इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर बेटा आप अगर तापमान बढ़ा रहे हो, तो अगर तापमान बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो अगर आपने टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर को फिक्स कर रखा है, तो ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट V is directly proportional to the current flowing through it, V proportional to I। ओमिक रजिस्टर मतलब ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे कंडक्टर जो ओम के लॉ को फॉलो करे। हमारे फिजिक्स के वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में ओम्स लॉ नहीं लगेगा, सिलिकॉन में ओम्स लॉ नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो सिलिकॉन में ओम्स लॉ नहीं लगता। तो ऐसे कई कंडक्टर हैं जिनमें ओम्स लॉ नहीं लगता है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं, बोलो, नॉन ओमिक। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर हो गया? इनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ये क्या हो गए? ये हो गए डोंट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर बेटा ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। यस, तो ओम्स लॉ बेटा केवल ओमिक कंडक्टर पे लगेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर पे नहीं लगेगा। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया? ओम्स लॉ ने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर से, ये कोई रजिस्टर, कोई कंडक्टर है और हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, तो अगर किसी कंडक्टर से जाने वाली करंट को आप बढ़ाओगे तो इसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पे इसके ऊपर अक्रॉस में वोल्टेज लगा के मेजर कर लो, और यहां से करंट लगा दो, करंट भेज दो। करंट ये प्लस और ये माइनस। करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है? एमीटर। क्या लगाया जाता है? एमीटर। अब रूल ये कहता है कि अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप, इसके ऊपर जो वोल्टेज जाएगा, जो खर्चा होगा इसके ऊपर, जो ये जो वोल्टेज खाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I। आएगा एग्जाम में। अब मुझे बताओ ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? फॉर एन ओमिक रजिस्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। समझ गए? ये देखिए, ये एक ओमिक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इसके द्वारा खाया गया वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के, उस करंट के जो इससे फ्लो हो रही है। अगर बहाव तेज होगा तो खर्च भी तगड़ा होगा। बोलो हाँ या ना? जब बहाव तेज होगा तो खर्चा भी क्या होगा? तगड़ा। समझ में आ गया? हाँ, जैसे जब बाढ़ आती है तेज बहाव वाली, तो वो उतनी ही एनर्जी लुटा करके जाती है और घरों को बर्बाद कर देती है। ऐसे जब करंट का तेज फ्लो होगा, वो उतना ही ज्यादा उस पे वो पोटेंशियल ड्रॉप करके जाएगा, उतना ही ज्यादा उस पे वोल्टेज वो थोप करके जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। बना लीजिए डायग्राम। याद रखिएगा,
एमीटर सीरीज में क्योंकि करंट को नापता है, और वोल्टेज जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज लगाना है उसके पैरेलल में, अक्रॉस में। बेटा इसको अक्रॉस बोलते हैं, समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं? अक्रॉस। तो वोल्टेज, वोल्ट मीटर हमेशा अक्रॉस में और एमीटर हमेशा सीरीज में। ठीक है ना? लिख लीजिए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमेशा जिस एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसके अक्रॉस लगता है, और एमीटर हमेशा सीरीज में। बैटरी के जस्ट बाजू में एमीटर लगाना है, याद रखना हमेशा। पीछे या आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बैटरी के जस्ट इधर उधर लगाना है ना। एमीटर को बोलते हैं सीरीज में। हाँ युवराज पूछिए, क्या डाउट है? हाँ बिल्कुल, अभी आने वाला बताते हैं। ये हो गया, नोट कर लें। तो बच्चों यहां पर हमने रेजिस्टेंस नाम इनिशिएट कर दिया कि यहां पे V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है जिस कंडक्टर के अक्रॉस आप ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है आर, आर से उसका रेजिस्टेंस शो करते हैं। बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए देखिए रेजिस्टेंस कहां से समझ में आएगा। बच्चों ये आपके पास में एक कोई कंडक्टर है और इसके अंदर कंडक्टर है, क्या है? कॉपर का कंडक्टर है, Cu। मतलब कॉपर यहाँ पे ठूस ठूस करके भरा हुआ है। मैं कॉपर को ब्राउन कलर से शो करता हूं क्योंकि कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो ये देखिए कॉपर है बच्चों, ये ब्राउन कलर का कॉपर यहाँ पर ठूस ठूस करके भरा हुआ है, और इसी कॉपर के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, अरबों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? आने वाला रेजिस्टेंस, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, लालच सेट किया, इलेक्ट्रिकल प्रेशर सेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, जो बोलना हो बोल दो, ये प्लस और माइनस। तो प्लस को देख करके यहां भी टनाटन प्लस, और माइनस को देख करके यहां भी माइनस। प्रेशर सेट हुआ, इलेक्ट्रिकल का लालच सेट हुआ। अब ये कहते हैं चलो चलो जल्दी से चलो, वो देखो हमें बुला रहा है, एक दूसरे को धक्का मुक्की। अरे तुम्हें तो ये कम दिखाई दे रहे हैं बच्चों, अरबों खरबों होते हैं एक दूसरे को मारते हुए, मटेरियल के अंदर से घुसते हुए, उनसे रगड़ खाते हुए, एक दूसरे का सिर मारते हुए, ये आखिरकार जाते हैं और इस टर्मिनल में जाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? अब आप समझो कि अगर मैं आपको एक बहुत क्राउडेड गली में छोड़ दूं, बहुत ओवर क्राउडेड, बिल्कुल भरी हुई ठुसाठुस एकदम कुंभ वाली भीड़, और उसमें आपको निकलना हो, तो सोचो आपके कंधों की क्या हालत होगी निकलने के बाद। एक दूसरे को मारते हुए, पीटते हुए, घुसते हुए बीच में से आप निकलोगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा कि नहीं करना पड़ रहा? क्या इलेक्ट्रॉन को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? अरे गधों बोलो, इलेक्ट्रॉन को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इलेक्ट्रॉन को क्या महसूस करना पड़ा? इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल का विरोध महसूस करना पड़ा। इस मटेरियल के द्वारा रुकावट दी गई, जो खुद मटेरियल है। इलेक्ट्रॉन को इसके जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा रुकावट दी गई। इस रुकावट को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिशन ऑफर्ड। क्या बोलते हैं? हाँ यस। तो इसको अपोजिशन दिया गया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को बड़ी दिक्कत हुई है, और इस दिक्कत को कलेक्टिवली, सारी दिक्कत को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो बाधा होती है, एक्चुअली करंट कैसे बनेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के रास्ते में, यानी करंट फ्लो के रास्ते में जो दिक्कतें सामने आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या है? ओम। क्लियर हो गया? यस। ये देखिए ये फिक्स रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बता दिया इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। और ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपको लैबोरेटरी में देखने को मिलेगा, फिजिक्स लैब में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं। बच्चों एक कैंपिंग की हम कल्पना करते हैं कि हम एक ट्रेजर हंट में गए, कैंपिंग करने गए, और वहां पर हमें एक सुरंग मिल गई।
सुरंग मिली है, जाहिर सी बात है बेटा थोड़ी दिक्कत तो होगी, है ना। और हम लोग क्या हैं बेटा, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं, तो ट्रेवल करके क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। अब मुझे बताओ अगर सुरंग को लंबा और बढ़ा दिया जाए तो हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बिल्कुल सही, मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो फर्स्ट चीज बनी R इज प्रोपोर्शनल टू L। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा कंडक्टर होगा, लंबा बड़ा होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। डन, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी परिस्थिति पर विचार करो बेटा। दो सिचुएशन थी, एक सुरंग का मुंह बहुत बड़ा था, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा था, और एक सुरंग का मुंह काफी छोटा था। ये बताइए आप अगर इलेक्ट्रॉन है तो बाहर निकलने के लिए किसमें दिक्कत ज्यादा होगी, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? बिल्कुल सही, यहां पे एरिया कम है मतलब दिक्कत ज्यादा है, और यहां पर एरिया ज्यादा है मतलब दिक्कत कम है, कष्ट कम है। तो एक ज्यादा और एक कम, कौन सी रिलेशनशिप, डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर एरिया को ज्यादा कर दोगे, मुंह बड़ा हो जाएगा कंडक्टर का, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, अरे दिक्कत कम हो जाएगी। और अगर एरिया कम कर दोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर हुआ? तो हमने दो नियम बनाए, फर्स्ट R इज प्रोपोर्शनल टू L, सेकेंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा इनवर्सली बोल रहे हो तो 1/, मत बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलोगे तब 1/A बोलो, हाँ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। बेटा दोनों को मर्ज कर दो, सो आई कैन राइट बाई फर्स्ट एंड सेकेंड R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बोलो यस और नो, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, R इक्वल टू वो नया कांस्टेंट है रो। क्या कांस्टेंट है? रो L बाई A, रो L बाई A। क्लियर की नॉट क्लियर? रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां पे जो रो है ये है रो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का दूसरा नाम है और रजिस्टिविटी। क्या नाम है? रजिस्टिविटी। कैसे आया ये समझो बच्चों, ये रो कैसे आया। दो मटेरियल मीडियम में आपके सामने दे रहा हूं बच्चों, एक है सिल्वर का और एक है आयरन का, एक है आयरन का, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेटा आयरन के जो एटम है बेटा, जो आयरन के एटम है बेटा बहुत टफ है, बहुत रिजिड है, ठूसम ठूस भरे हुए हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत है, मतलब पहलवान लोग यहां भीड़ में लगे हुए हैं। और दूसरा बेटा जो सिल्वर है ना, सिल्वर के जो एटम हैं वो थोड़े से कमजोर टाइप के हैं, लूज है थोड़े से, उनको धक्का दो तो आराम से हट जाते हैं, ठीक है ना। ये सिल्वर के हैं। अब दोनों में आपने बैटरी लगाई, प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों में बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, माइनस का इलेक्ट्रॉन, और इसमें घुसा आराम से, और यहां से आया एक इलेक्ट्रॉन, ये घुसा। बताओ ज्यादा दिक्कत किस में होगी, सिल्वर वाले में कि आयरन वाले में? हाँ, आयरन वाले जो हैं बहुत हीट टाइप के हैं, बहुत कड़े हैं, तो ये लोग आराम से नहीं हटेंगे। समझ गए ना? वो कहेगा अरे हटो 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 हटो, और ये लोग कहेंगे जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो, ये आराम से इसमें रास्ता बना करके निकल जाएगा। इसलिए बच्चों सिल्वर जो होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, और सिल्वर जो है वो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा?
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है सिल्वर? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको एक और मेटल बता रहा हूं जिसका नाम है नाइक्रोम। हाँ बताओ। सिल्वर 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 बेस्ट कंडक्टर है। चलिए, सो ये हो गया बेटा। गोल्ड गोल्ड की बेटा डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इससे ज्यादा घना होता है, सिल्वर कम है। तो बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया ये। आयरन का बेटा इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और आयरन में बेटा ये आराम से नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं कंपैक्टनेस ज्यादा है, मतलब इसकी रजिस्टिविटी हाई है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई। तो मैं क्या बता रहा था? मैं इसके बारे में बात कर रहा था बच्चों, ध्यान देना। तो फिर से मैं आता हूं। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, देखो रो की बात कर रहा हूं मैं। बेटा सिल्वर का जो रो था, रजिस्टिविटी वो कम थी, और आयरन का सिंबल होता है एफई। एफई की रजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके वजह से रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा, और एफई का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब एक मटेरियल की मैं आपसे बात करता हूं जिसका नाम है नाइक्रोम। इसका नाम है नाइक्रोम। हाँ देखो बेटा, नाइक्रोम की रजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। मर जाएंगे मगर हिलेंगे नहीं, ये लोग बोलते हैं। टस से मस नहीं होंगे, इतने ज्यादा कंपैक्टनेस इनके अंदर होती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है यहां से, इसको इनको पार करने में जान निकल जाती है। मतलब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत हाई या बहुत लो? बहुत हाई, क्योंकि इसका रो बहुत ज्यादा है, इसके कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? और इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खर्च करता है इनको ट्रेवल करने में, इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च कर देता है कि आग निकलने लगती है, और ये गर्म हो जाता है पूरा का पूरा कंडक्टर। और यही कारण है कि जो आपका हीटर होता है, आपके घर में देखे होंगे ठंड वाले हीटर, है ना? जो हीटर हुआ करता है, वो देखा होगा आपने, उसमें नाइक्रोम का वायर यूज होता है, और जब आप उसको गर्म ऑन करते हो तो पल भर में एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और लेंथ भी बढ़ा देते हैं, तो इन दोनों की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब रुकावट बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आएगी। क्लियर? चलिए, तो बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री एंड मटेरियल ऑफ द रजिस्टर। ज्योमेट्री का मतलब बेटा लेंथ और एरिया, और मटेरियल का मतलब है रेजिस्टिविटी। यस, तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मर्ज कर दो तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, R इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया, और रेजिस्टिविटी मतलब रो का मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, समझ गए? रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। हाँ, नेचर है, मतलब बेटा मटेरियल कितना ढीठ है ना? ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे ना, कि मैं उनको डेली डेली बोलता हूं बेटा क्लास में मत हल्ला करो, क्लास में शांत से बैठो, मगर इतने ढीठ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि उनको एक सेकंड के बाद भी वो फिर से अपना ढीठपना दिखाते हैं। तो ऐसे ही बेटा मटेरियल भी ढीठ होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है ना? तो उसका अगर ज्यादा ढीठ मटेरियल होगा, बहुत रिजिड मटेरियल होगा, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ गया? हाँ, रजिस्टिविटी की यूनिट निकाल देता हूं आपके लिए मैं। चलिए, रजिस्टिविटी की यूनिट हेडिंग बना लीजिए, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? हमने देखा R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो निकाल लो यहां से, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया? R A बाई एल। R A बाई एल। बेटा R को किस में नापते हो? ओम में। एरिया को किस में नापते हो? मीटर स्क्वायर में। और लेंथ को किस में नापते हो? मीटर में। मीटर से मीटर क्या हो गया?
कैंसिल, बचा रो। आंसर आ गया रो इक्वल्स टू ओम मीटर। रो इक्वल्स टू ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ये देखिए, ये रजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। ओके, यस, रजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। नोट कर लीजिए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। माइनस नहीं बोलते बेटा, उसको डैश लगता है। हाँ, अगर डैश न लगाओगे तो ओम और फिर मीटर, तो कोई एम समझ लेगा इसको, इसलिए डैश लगाया जाता है। कभी भी फिजिक्स की 2 यूनिट है, 2 यूनिट के बीच में डैश लगाया जाता है, इंटू नहीं, डैश। बेटा मना किया ना, इंटू नहीं लगा सकते हैं। हम्म, चलिए लिख लिए। हाँ देखिए, व्हाट इज रो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी रो? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, it is the property of the material to oppose the flow of current at a given temperature and pressure। बिल्कुल याद रखिएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ गए? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो की वैल्यू सॉरी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। खैर वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट आप याद रखिएगा व्हाट इज रो resistivity। It is the property of material to oppose the flow of current at a given temperature and pressure। हाँ बच्चों, आपको पता है इंसुलेटर जो होते हैं उनका रो बहुत हाई होता है। इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो रो होता है बेटा, प्लास्टिक का रो है ना, वो 10 की पावर 24 के आसपास होता है। 10 की पावर 24, मतलब जब रेजिस्टेंस आएगा तो रो एल अपॉन ए। तो लेंथ और एरिया का तो छोड़ दो, अकेले रो ही हो चुका है 10 की पावर 24, जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को कोई भी इलेक्ट्रॉन ओवरकम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो सकती है। एक लेवल के बाद रेजिस्टेंस को तुम कुछ भी कर लो, उस लेवल के बाद इलेक्ट्रॉन ताकत नहीं लगा सकता। तो वो क्या बन जाते हैं? इंसुलेटर। क्या बन जाते हैं? इंसुलेटर। अब देखिए, रजिस्टिविटी रेंज गुड कंडक्टर की, जो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं बेटा, उनकी रजिस्टिविटी है 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6। गुड कंडक्टर। और हाँ, गुड कंडक्टर सिल्वर, एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर, एजी, है ना, सीयू, है ना, एजी सीयू, है ना, एल। बेटा इनकी जो रजिस्टिविटी है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6, मतलब बहुत कम है। और बेटा जो बेड कंडक्टर हैं, वो पुअर कंडक्टर, वो 10 की पावर 10 से लेके 10 की पावर 17। हाँ देख लो, रजिस्टिविटी बढ़ गई, इसमें पुअर कंडक्टर है। समझ गए? पुअर कंडक्टर। अब 17 के ऊपर जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। क्या हो जाएंगे बेटा? इंसुलेटर। क्या दिक्कत है? हाँ सही है ना? तो इंसुलेटर हो जाएंगे। आपके बुक में टेबल दी हुई है रजिस्टिविटी की, आप देख सकते हैं किसका क्या है, वो याद नहीं करनी, बस आपको देखनी है। क्लियर?